सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 2 तलाश के भाग नंबर 3 भारत की विविधता और एकता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस अध्याय के 2 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका तीसरा भाग भारत की विविधता और एकता का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे पेंसिल के साथ अपनी पुस्तक में अंडरलाइन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो भाग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारत की विविधता और एकता। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भारत में विविधताएं हैं, बहुत से रीति रिवाज हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज, उनका रहन सहन सब अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता है। हमारे देश पे अगर कोई समस्या आ जाए जहाँ पे हमारे देश को एक होना है तो हमारा देश एक हो जाता है, चाहे हमारे जाति अलग हो, भाषा अलग हो, रंग रूप अलग हो, फिर भी हमारे देश में एकता है। तो सब बच्चे ध्यान दीजिए, भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसका ताल्लुक शारीरिक रूप से ही भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके में पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन से, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोंजक नृत्य शैली से मिलते हैं। हमारे जो पठानों के लोक प्रचलित नृत्य हैं वो रूस देश के कोंजक जो नृत्य है, उनका डांस है, उनसे मिलता है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। तो क्या कह रहे हैं बच्चे इसके अंदर लेखक, कि जो अफगानिस्तान में जो अब लोग रहते हैं वो पहले हिंदू थे, फिर बौद्ध बने और बाद में वो इस्लाम धर्म अपना लिया। तो पहले अफगानिस्तान एक हिंदुस्तान का हिस्सा होता था और वहाँ सब लोग हिंदू थे। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों के विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। धर्म परिवर्तन में अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिक विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। तो हमारे यहाँ पे एक तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय था जहाँ पूरे एशिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ के बच्चे सब पढ़ने के लिए भारत में आते थे। पठान और तमिल 2 चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली और सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता के में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोवेश एक से हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इन पूरे दौरान ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी।
एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उन संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज़ब हो गई। तो क्या कह रहे हैं भाई, ये लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे विदेशी आए, तुर्की आए, अफगानिस्तानी आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए और यहीं की संस्कृति में घुल मिल गए और यहाँ के रीति रिवाजों के साथ वो भी घुल मिल गए, जज़ब हो गए। मतलब यहाँ पे सब इसमें शामिल हो गए, इसी में घुल मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के सपन ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता को कल्पना कभी कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। अगले पृष्ठ पर आए बच्चों। किसी एक देश या समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा रहती हैं और देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है। अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक तथा भारतीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। तो क्या कह रहे हैं इसमें लेखक? लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे पारसी आए, यहूदी आए और मुसलमान आए। उनकी 2-4 पीढ़ियाँ यहाँ से समय बीतने के साथ साथ वो बिल्कुल हमारी तरह ही बन गए और हमारे अंदर घुल मिल गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद को अवधारणा कहाँ अधिक विकसित हो गई है, आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकता, कोई 2 आदमी एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों में उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों के और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। अगले पृष्ठ पर आए बच्चों। वर्षा ऋतु की जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिल मिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के, या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है, जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी।
हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत अधिक असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत और के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जो हमारे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ये हमारे और अन्य ग्रंथ जो लोगों में प्रसिद्ध हैं। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपने बातचीत के दौरान बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी भी ऐसी कहानी या उल्लेख करते थे जिसे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था कि यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग अगले पृष्ठ पर आए बच्चों सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है। उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा एवं महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी। इतिहास बहुत कम, इस पर भी वह बहुत स्पष्ट सोच होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं के लावण्य, नम्रता और गरिमा संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। अवसाद से मतलब निराशा से। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच में गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी जो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था, आश्चर्य में पड़ जाता था। सुंदर स्त्री और पुरुषों को देख के गाँव में जो सजे धजे अपने ग्रामीण पोशाकों में होते थे, वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती है कि इन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों की साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनकी हालत बेहतर हो और इनके पास कुछ करने को ज़्यादा अवसर हो। चारों ओर गरीबी और उनसे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियाँ फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमानस थी जो हजारों वर्ष तक सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर लेखक बच्चों कि हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं कौन सी भाषा बोली जाती है, कहीं पे दूसरी भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है। और अधिकतर लोगों पर हमारे जो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, उनके जो नायक नायिकाएं हैं, जो उनके पात्र हैं, उनकी छाप ज़्यादा हमारे लोगों पर है। हम सब लोगों को अपना लेते हैं, चाहे हिंदू या कोई मुसलमान या तुर्की यहूदी हमारे देश में आए तो हमारे हिंदुओं ने उसे अपना लिया और वो यहीं के घुल मिलकर यहीं के हो गए, यहीं पे जज़ब हो गए, यहीं पे शामिल हो गए, यहीं पे घुल मिल गए। तो प्यारे बच्चों, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने सबको अपनाया है। सहिष्णुता का गुण हमारे देश में है और प्राचीन समय से है और जो अब भी है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस लेसन में ये पढ़ा कि विविधता में एकता हमारे देश में है। तो इस अध्याय के जो सभी पार्ट से पूरे हो चुके हैं, जो हिस्से भाग थे, तीसरा भाग था वो पूरा हो चुका है और ये अध्याय पूरा हो चुका है।
तो मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा। उसकी मुख्य बातें हैं जो उसे पेंसिल के साथ अंडरलाइन किया होगा और उन्हें याद भी करेंगे और उन जो मुश्किल शब्दों को लिख लिख के देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।